हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, श्री जॉन वाला, एमएस मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, श्री मनोज जी सिन्हा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी, श्री राधा कृष्ण माथुर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख यूटी, जनरल एम नरावणे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, श्री समदुप लेप्चा, मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेज सिक्किम, श्री तीरथ सिंह जी रावत, एमपी गढ़वाल, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, डीजी बॉर्डर रोड, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, जीओसी 15 कॉर्प्स, श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा एवं अन्य उपस्थित अधिकारीगण, देवियों व सज्जनों, आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए रोड्स और ब्रिजेज के 27 प्रोजेक्ट्स का एक साथ लोकार्पण हुआ है। मुझे बतलाया गया है कि सब मिलाजुलाकर लगभग 2245 करोड़ रुपए की लागत से इन सब सारी परियोजनाओं के निर्माण का कार्य पूरा हुआ है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एक साथ इतनी संख्या में बीआरओ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये सभी निर्माण कार्य नए भारत के सशक्तिकरण में बहुत अहम साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, संबंधित स्थानीय लोगों सहित समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं और इन प्रोजेक्ट्स को हमारे देश को समर्पित करता हूं। साथियों, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हुए अपनी मातृभूमि के प्रति लोगों के मन में एकात्मता का भाव कैसे जागृत किया जा सकता है, इसका एक बड़ा उदाहरण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने प्रस्तुत किया था। आप सभी जानते हैं, केरल के एक छोटे से गांव में जन्मे शंकराचार्य जी ने अपने ज्ञान, दर्शन और विचारों के प्रसार के लिए देश भर में 4 मठों की स्थापना की। यह महज संयोग नहीं है कि ये सभी मठ देश की सीमाई इलाकों से जुड़े हुए हैं और ये बहुत सोच समझकर इन क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे और आज भी भारतीय दर्शन, अध्यात्म और संस्कृत की एकता के ये जीवंत उदाहरण हैं। देवियों सज्जनों, इसी तरह सीमाई क्षेत्रों की एकता के साथ साथ एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में रोड्स, हाईवेज, टनल्स और ब्रिजेज की क्या भूमिका होती है, इस पर अधिक बात करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। मानव सभ्यता का इतिहास उठाकर यदि हम देखें तो पाएंगे वही समुदाय, राज्य या राष्ट्र दुनिया को मार्ग दिखा पाने में समर्थ हुए हैं जिन्होंने स्वयं अपने मार्गों का मजबूती से विकास किया है। प्राचीन काल में हमारा और आपका देश भारत दुनिया भर में कला, साहित्य, संस्कृति और व्यापार आदि के क्षेत्र में बाकी देशों के लिए एक आदर्श रहा है। इसके अनेक कारणों में यह कारण भी प्रमुख था कि हमने अपने यहां विभिन्न प्रकार के मार्गों का निर्माण किया था। संचार और व्यापार को मजबूत करने वाले महापथ, राजपथ और वणिक पथ आदि के बारे में भी आप सभी अवगत होंगे। आज हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा पथों का लगातार निर्माण कर रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम हमारी सुरक्षा, संचार और व्यापार के उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए अपने अतीत के गौरव को पुनः प्राप्त करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आए दिन नए नए निर्माण कार्यों से बीआरओ सीमाई इलाकों की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसके लिए मैं बीआरओ को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज़ादी के बाद हमारी पॉलिसीज कुछ ऐसी रही कि देश के आंतरिक इलाकों का विकास तो होता गया, पर सीमाई इलाके अपेक्षाकृत विकास से वंचित रह गए और यह स्थिति काफी लंबे समय तक बनी रही।
दिल्ली से जैसे जैसे हम दूर चलते जाते थे, डेवलपमेंट का ग्राफ भी उसी अनुपात में नीचे गिरता जाता था। पहले कहा जाता था सीमावर्ती क्षेत्रों वाले लोग दिल्ली से भले दूर हों पर दिल से दूर नहीं हैं। पर जैसे जैसे देश में परिवहन क्षेत्र में सुधार होता गया, यह बात पुरानी पड़ने लगी। परिवहन क्रांति ने मानो दूरी नापने का पैरामीटर ही बदल दिया है। आज के युग में दूरी किलोमीटर्स में नहीं, आवर्स में नापी जाती है। बीआरओ के रोड्स, टनल्स और ब्रिजेज ने आज स्थानों के बीच की दूरी और समय बहुत कम कर दिया है। यानी सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े लोग दिल के पास तो हैं ही, दिल्ली के पास भी हैं। साथियों, सीमाई इलाकों के विकास की कुछ खास जरूरतें हैं जिन पर हमने ध्यान दिया और उन पर जमीनी स्तर पर काम भी किया गया है। हमने देखा है कि इन इलाकों में कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत है, जो बिना कनेक्टिविटी के संभव नहीं हो सकता। इसके लिए यहां एक और हमने देश के आंतरिक हिस्सों में भारतमाला जैसी परियोजनाओं के तहत रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया, नए रेलवे ट्रैक्स और एयरफील्ड्स की संख्या बढ़ाई। वहीं सीमाई इलाकों में भी रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज, वाटरवेज और एयरवेज का भी तेज गति से निर्माण किया है। इसी तरह बिजली जैसी बुनियादी चीजों पर भी हमने ध्यान दिया और देश के कोने कोने के गांवों में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की। आज यह देश जिस गति से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन आदि के प्रति सरकार के प्रयासों को देख रहा है, शायद ही इसने कभी और देखा हो। और इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि बीआरओ भी इसमें अपना अहम योगदान दे रहा है। साथियों, इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से हम जिस तरह दिन ब दिन मजबूत हुए हैं, उसमें भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हाल का ही यदि आप उदाहरण लें, पिछले दिनों नॉर्दर्न सेक्टर में हमें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और जिस प्रकार हम एडवर्सरी का दृढ़ता से मुकाबला करने में सक्षम रहे, वह बिना उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के संभव नहीं हो सकता था। और आज की अनिश्चितता के माहौल में किसी प्रकार के संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थितियां हमें इन इलाकों के विकास के लिए और भी प्रेरित करती हैं और यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि इन इलाकों के विकास में सहयोग के लिए हमारे पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक कुशल और समर्पित संगठन है। साथियों, अपनी शुरुआत से ही दूर दराज के इलाकों में रोड्स, टनल्स और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर राष्ट्र की प्रगति में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। पर पिछले 6-7 सालों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। अपने पिछले कार्यकाल में भी मैं लगातार आप लोगों के कार्यों से अवगत होता ही रहता था। वह चाहे कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग के आपके प्रयास हों, नए नए विश्व स्तरीय निर्माण कार्यों जैसे अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण हो, कैलाश मानसरोवर मार्ग का निर्माण हो, जोजिला पास को चालू रखने की अवधि बढ़ानी हो, कुछ समय पहले ही राष्ट्र को 54 ब्रिजेस का डेडिकेशन हो, सड़क सुरक्षा और सड़कों, पुलों, सुरंगों, एयरफील्ड की स्टडी पर आधारित 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो, वर्क्स, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना हो। बॉर्डर रोड ने एक नहीं अनेक ऐसे काम करते हुए लगातार नए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। इसी कड़ी में आजादी का अमृत महोत्सव और स्वर्णिम विजय वर्ष का यूनिक तरीके से सेलिब्रेशन भी आपके खाते में रिकॉर्ड्स की बढ़ोतरी करता है। साथियों, आज लोकार्पित होने वाले प्रोजेक्ट्स भी मैं समझता हूं आपके रिकॉर्ड्स की श्रृंखला में कई नई कड़ियां जोड़ते हैं। आज राष्ट्र को समर्पित की जा रही सड़कों में से
सबसे महत्वपूर्ण सड़क चिसुमले डेमचौ सड़क है। दक्षिणी लद्दाख में उमलिंग ला पास पर 19,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर निर्मित यह रोड अब दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बन चुकी है। इसका निर्माण कर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बस रोड को ही नहीं बल्कि भारत के कद को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। और इस सड़क से न केवल इस क्षेत्र में सशस्त्र बलों को तेजी से भेजा जा सकेगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। मित्रों, शून्य से नीचे के तापमान और अत्यधिक ऊंचाई की अनेक चुनौतियों के बावजूद बीआरओ पर्सनल के धैर्य, दृढ़ संकल्प और उनकी कर्मठता ने यह ऐतिहासिक काम कर दिखाया है। यह न केवल बीआरओ के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए एक गौरव का विषय है कि इस रोड को 16 नवंबर 2021 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सड़क के रूप में मान्यता दी गई है। आप लोग भले ये कहते हैं कि आसमान को छोड़कर बीआरओ हर जगह सड़कों का निर्माण करने में सक्षम है, पर आपकी उपलब्धियों को देखते हुए लगता है कि आप लोग इस बात को भी गलत साबित कर चुके हैं। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसी तरह आज राष्ट्र की सेवा में 24 ब्रिजेज भी समर्पित किए जा रहे हैं, जिनमें से 5 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, 9 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, 3 उत्तराखंड में, 5 हिमाचल प्रदेश में, 1 अरुणाचल प्रदेश में और 1 सिक्किम में फ्लैग हिल डोकला रोड पर है। फ्लैग हिल डोकला रोड वाले ब्रिज के बारे में मुझे बताया गया कि 140 फीट और डबल लेन वाला यह मॉड्यूलर क्लास 70 ब्रिज 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, पहले इस तरह के मॉड्यूलर ब्रिजेस बनाने के लिए हमें बाहर से मदद लेनी पड़ती थी और इसके अलग अलग हिस्से हमें बाहर से इंपोर्ट भी करने पड़ते थे, पर आज हम इसके निर्माण में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। साथियों, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इसके पार्ट्स और इक्विपमेंट भली भांति अपने यहां बना सकती है। साथ ही इसमें पहले जितनी लागत आती थी उसकी तुलना में बहुत कम लागत पर इसे विकसित किया गया है। और मुझे तो यह भी बताया गया है कि अगर जरूरत हुई तो आप लोग इस लंबे चौड़े ब्रिज को कुछ ही समय में खोल खाल कर वापस भी रख सकते हैं, यानी डिसमेंटल कर सकते हैं। और यह एक बहुत बड़ी बात है। और यह माननीय प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया की पहल और सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से संपर्क प्रदान करने के सरकार के संकल्प का यह एक हिस्सा है। और इसे बीआरओ द्वारा अत्यधिक ठंड की परिस्थितियों और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने वाली अनेक कठिनाइयों के बावजूद केवल 2 महीने में लॉन्च किया गया है। इसकी सफलता से अब आगे के क्षेत्रों में ऐसे और पुलों का निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी तरह बाकी सभी ब्रिजेस भी अपने अपने इलाके के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और मैंने देखा इन पुलों को 20 to 21 मीटर से लेकर 150 मीटर तक के पुल हैं, पर उनकी महत्ता का अंदाजा उनके आकार से नहीं लगाया जा सकता है। जगह के अनुसार किसी छोटे ब्रिज की भी पोटेंशियल कनेक्टिविटी भी उतनी ही होती है जितनी कि किसी बड़े पुल की। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, आर्म फोर्सेज की सामरिक आवश्यकता हो या विकास के अन्य काम, इन्हें पूरा करने में ऐसे पुलों और सड़कों की अहम भूमिका होती है। सड़कें न केवल सामरिक जरूरतों के लिए होती हैं बल्कि राष्ट्र के विकास में दूर दराज के क्षेत्रों की भी बराबर भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। इस तरह ये पुल, सड़कें और सुरंगें हमारी सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र को सशक्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। साथियों, बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट
हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज में भी मजबूती लाता है। आप जैसे जैसे हम अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमें अपने निगरानी तंत्र को भी उसी अनुपात में मजबूत करना होगा। सीमाई इलाकों में घुसपैठ की, झड़प की, अवैध व्यापार और तस्करी आदि की समस्याएं प्रायः बनी रहती हैं। इन सबको देखते हुए सरकार द्वारा कुछ समय पहले CIBMS यानी कम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की भी शुरुआत की गई है। और इसके पहले भी जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमें देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था, हमने तब से ही सीमाई विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा है और उसे गति देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मेरे मित्र और कैबिनेट में मेरे पूर्व सहयोगी स्वर्गीय अरुण जेटली जी, संयोग से जिनका आज जन्मदिवस है, और मैं उनकी पावन स्मृति को नमन करता हूं, उन्होंने एक वित्त मंत्री और एक रक्षा मंत्री के रूप में सीमाई विकास के लिए अनेक प्रयास किए थे। इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट हो या इन्वायरमेंटल नॉर्म्स में लिबरलाइजेशन हो, अनेक ऐसे प्रयास हैं जिनमें जेटली जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके प्रयासों को हमें और मजबूती से आगे ले जाने की जरूरत है। इस दिशा में सरकार ने अपने स्तर पर अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें BRO को सतत करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, पिछले 6-7 वर्षों के दौरान BRO के बजट में 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी होना कोई मामूली बात नहीं है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि BRO ने अपने पर्सनल, जो कि BRO के पर्दे के पीछे के नायक हैं, जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए भी एक विशेष अभियान चलाया है। उन्हें अब अच्छी गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं और टिन सेट, जहां वे पहले रहते थे, आने वाले समय में वह अतीत की बात होगी। और इस पहल को आगे बढ़ाते हुए BRO ने सर्दियों के दौरान श्रमिकों के वेतन में भी वृद्धि की है। हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले जैकेट और राशन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, ऐसा मुझे बतलाया गया है। अधिकांश कर्मियों का टीकाकरण भी किया जा चुका है और इस प्रकार BRO अपने कार्यबल का भी सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रहा है। यह देश के प्रति BRO के प्रयासों और BRO के प्रति सरकार के समर्थन दोनों को एक साथ दर्शाता है। साथियों, आए दिन मुझे बॉर्डर एरियाज के MLA, MPs और अन्य पदाधिकारियों के पत्र प्राप्त होते रहते हैं, जिसमें संबंधित क्षेत्रों में किसी रोड या ब्रिज के निर्माण की बात होती है। क्योंकि हमारे पास काम ज़्यादा और लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, ऐसे में कई बार ये काम हो भी जाते हैं और कई बार नहीं भी हो पाते हैं। पर जिस तरह हम सीमाई इलाकों के विकास और BRO को स्ट्रेंथन करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में हमारे देश का कोई भी ऐसा इलाका शेष नहीं बचेगा जहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न हों। और जब मैं बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहा हूं, तो इस अवसर पर मुझे एक घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि रिमोट एरियाज में राहों के निर्माण में तो BRO लगातार कीर्तिमान स्थापित कर ही रहा है, पर इस बार राहगीरों को भी ध्यान में रखते हुए BRO ने एक नया कदम उठाया है। कई बार होता क्या है कि हमारे साथी अचानक से कहीं घूमने का प्लान बना लेते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं, पर एक दूरी तय करने के बाद पता चलता है कि धीरे धीरे गाड़ी का तेल खत्म हो गया है। अब फ्यूल गाड़ी का ही नहीं बल्कि अपना भी। और जब पेट खाली होता है तो वह यात्रा कैसी होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम में से अधिकांश लोग इस स्थिति से 1-2 बार जरूर गुजरे होंगे। ऐसे में आम लोग हों या हमारी सेना के लोग, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए BRO ने सीमाई इलाकों में 75 स्थलों पर BRO कैफे स्थापित करने का सराहनीय निर्णय लिया है। और ये कैफेज यात्रियों को खाने पीने से लेकर पार्किंग एरिया, सिटिंग एरिया और सॉवेनिर शॉप्स, मेडिकल इंस्पेक्शन रूम और फोटो गैलरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
यात्रियों के कारण रास्तों में जो गंदगी होती थी, इनके बन जाने से उससे भी निजात मिल सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसके अलावा एक और बात जो मुझे अच्छी लगी कि एक ऐसे स्थानीय संस्कृति की थीम पर बनाए जाएंगे जो यात्रियों को स्थानीयता का भी अनुभव देंगे। ऐसे में बीआरओ का यह कदम एक और पर्यटन और क्षेत्रीय संस्कृति के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ावा देगा और दूसरी ओर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में भी सुधार करेगा। आज जब हम हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो राष्ट्र निर्माण में बीआरओ द्वारा उठाया गया यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इसकी मैं पुनः सराहना करता हूं और मैं इस अवसर पर एक बार पुनः लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और इन सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य से जुड़े बीआरओ के सभी जितने भी पर्सनल्स हैं, अधिकारी, कर्मी, मैं सभी की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने सबसे कठिन इलाके और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना दृढ़ संकल्प दिखाया है। मुझे विश्वास है कि निर्माण और विकास की त्वरित गति से हम न केवल आने वाले समय में ऐसी कई और परियोजनाओं को पूरा होते देखेंगे, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से काम करेंगे। इस अवसर पर मैं उन सभी कर्मयोगियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की सेवा में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपना समस्त दांव पर लगा दिया। मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को भी इन उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं और आगामी वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ अपना निवेदन भी समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।